गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम दौरान कार्य में भाषा, लिपि और व्याकरण इसको समझाना चाहेंगे। भाषा अपने भावों और विचारों को व्यक्त करने का एकमात्र साधन है। मानव समाज में रहता है और उसे अपने भावों और विचारों को दूसरे तक पहुंचाना होता है। इसी कारण यदि हम अपने भाव और विचार दूसरों तक नहीं पहुंचाते तो शायद हम अपनी इतनी प्रगति नहीं कर सकते थे। यदि भाषा न होती तो ज्ञान का प्रचार और प्रसार कैसे होता। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे तक पहुंचाता है। जैसे, माँ आज मुझे स्कूल से आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक। कल मेरे स्कूल में हस्तकला प्रदर्शनी का आयोजन है, इसके लिए स्कूल में कुछ तैयारियां करनी है। फोन से जो कहा गया, मौखिक रूप। इस तरह से भाषा को एक दूसरे से पहुंचाया जा सकता है। भाषा के दो मुख्य रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। आपने देखे, सांकेतिक भाषा भी होती है। सड़क के किनारे लगे हुए बहुत सारे बोर्ड होते हैं जिसमें तरह तरह की इधर से उधर एरो बने होते हैं, कई कुछ बने होते हैं। वो सब संकेत दे रहे हैं, सांकेतिक भाषा है। उन सांकेतिक भाषा को भी व्यक्ति समझ लेता है और बोल कर भी हम उनको समझ लेते हैं। जहां पर जिस तरह का निशान लगा हुआ होता है हम उस सांकेतिक भाषा को समझ लेते हैं। भाषा ये ध्वनि चिन्ह जिनके माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है, भाषा कहलाती है। मुख्य रूप से दो ही इसके भेद हैं, लिखित और मौखिक। मौखिक भाषा में वक्ता अपनी बात बोलकर समझाता है और श्रोता सुन करके उसका जवाब दे देता है। जैसे, तुम न बुलाओ मैं आ जाऊंगी, न भाड़ा न किराया दूंगी, घर के हर कमरे में रहूंगी, पकड़ना मुझको तुम पाओगे, मेरे बिन तुम न रह पाओगे, बताओ मैं कौन हूं। अर्थात मौखिक भाषा, क्योंकि ये हर जगह रहती है। जिस तरह से हवा हर जगह रहती है उसी तरह से मौखिक भाषा भी हर जगह बोली जा सकती है। दूसरे, लिखित भाषा। भाषा के जिस रूप से एक व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। जैसे, माँ मैंने पेन का विज्ञापन बनाया है, आप पढ़कर बताइए कि ये कैसा बनाया है। अर्थात क्योंकि बनाया है तो लिखा हुआ है, और यदि माँ पढ़कर के बताएगी तो लिखे हुए को ही पढ़ेगी। जैसे सोहन ने पत्र पढ़कर सुनाया। पत्र पढ़कर सुनाया तो मतलब भाषा का मौखिक रूप नहीं, लिखित रूप है, क्योंकि पत्र उसने पढ़ा है। तो ये भाषा का जो पढ़ के भी चीज सुनाई जाती है, जो लिखी जाती है, वो तो लिखित रूप होता ही है। जो लिखे हुए को पढ़ करके सुनाया जाता है वो भी भाषा का लिखित रूप होता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, जिसका प्रयोग देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, इसीलिए उसे राष्ट्रभाषा बनाया गया है। भारत में लगभग 70% लोग इस भाषा को बोलते हैं। राजभाषा का अर्थ है राज के द्वारा बोली जाने वाली राजकाज की भाषा, और मातृभाषा का अर्थ है जो स्थानीय भाषा जो बालक जन्म से ही सीखता है वो मातृभाषा कहलाती है। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। बोली क्या होती है? बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है जिसे सिर्फ बोला जाता है, लिखा नहीं जा सकता है। लेकिन जब वही बोली उसका लिखित रूप उत्पन्न होने लग जाए तो वह उपभाषा कहलाती है। जैसे बोलियां पूर्वी हिंदी, अवधी, बाघेली, छत्तीसगढ़ी 5 भाग हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। इस तरह से अनेक तरह की बोलियां हैं जो भाषा का रूप लेती जा रही हैं। उपभाषा क्षेत्र, बोली का क्षेत्रीय रूप जब बढ़ जाता है
और उसकी जब साहित्य में रचना होने लग जाती है तो वह उपभाषा कहलाती है। जैसे खड़ी बोली, मैथिली, अवधी और ब्रजभाषा ये बोलियां थी, लेकिन जब इसमें साहित्य की रचना होने लगी तो ये भाषा बन गई। लिपि क्या होती है? लिपि का अर्थ होता है लिखने का ढंग। विद्वानों द्वारा प्रत्येक भाषा लेखन के लिए अनेक तरह की लिपियां तैयार की जाती हैं। जैसे हमने आपको बताया था, जैसे ये का, खा, ये लिपि है, ये सभी लिपियां हैं जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को लिखते हैं। जैसे संस्कृत, हिंदी, मराठी, संथाली, नेपाली, बोडो आदि जातियों की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और भाषाओं की लिपि रोमन है। इस तरह से बहुत सारी भाषाओं की अनेक तरह की लिपियां होती हैं। भाषा लेखन के लिए निश्चित ध्वनि चिन्ह कहाँ है तो इसको ऐसे ही लिखना है। ये निश्चित किए गए ध्वनि चिन्ह है, उनकी व्यवस्था की गई है, उसे लिपि कहा जाता है। साहित्य दो प्रकार के। साहित्य क्या होता है? प्रत्येक भाषा में ज्ञान का अथाह भंडार है जिसको लिख करके रखा गया है, वो साहित्य कहलाता है। आज पीढ़ियों से संचित होता जा रहा है वह ज्ञान ही साहित्य है। साहित्य ज्ञान का संचित कोश है, युगों से एकत्रित ज्ञान का भंडार है। साहित्य के दो रूप होते हैं, गद्य साहित्य और काव्य साहित्य, पद्य साहित्य। गद्य साहित्य ये होता है जहाँ साहित्यकार सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है। जैसे या तो कहानी लिखता है, या कथा लिखता है, या संस्मरण लिखता है, निबंध के रूप में, पत्र के रूप में, उपन्यास के रूप में और नाटक के रूप में। यदि इन सब विधाओं में वह लिखता है तो वह भाषा का गद्य साहित्य है। और पद्य साहित्य क्या होता है? पद्य साहित्य में साहित्यकार तुकबंदी अथवा लय द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करता है। पद्य साहित्य में छंद, पद, सवैया, सोरठा, कविता, दोहा आदि ये काव्य साहित्य या पद्य साहित्य में आती है। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, तुलसीदास बिहारी, तुलसीदास ने रामचरितमानस, बिहारी ने सतसई, कबीरदास जी ने बीजक। इस तरह से ये गद्य और पद्य साहित्य होता है। भाषा के शुद्ध रूप संबंधी नियमों का ज्ञान करवाना व्याकरण कहलाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम भाषा वर्णों को का ज्ञान हुआ, वर्णों को मिलाकर के शब्द बने और शब्दों को मिलाकर के पद या वाक्य बनाई जाती हैं। लेकिन उनको बनाना कैसे है? क्या हमें उन्हें मिलाने से कोई, वर्णों को मिलाने से कोई शब्द नहीं बन जाता है? शब्दों के आगे भेद है, उसमें आप पढ़ेंगे कि शब्द यदि हम वर्णों को मिला देंगे तो कुछ शब्द तो सार्थक जिनका कोई अर्थ होगा और कुछ शब्द निरर्थक बन जाएंगे। इस तरह से और कुछ इसी तरह से शब्दों को आपस में मिलाने से वाक्य नहीं बनता है, बल्कि उनके व्यवस्थित समूह को वाक्य कहा जाता है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, इस तरह करके आगे अनेक पाठ दिए गए हैं। धन्यवाद।